तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि आर्मर्ड लिजर्ड वान के विलेज पर अटैक करने आ रही होती हैं। तो ये देखकर वान सभी विलेजर्स से उसके साथ फाइट करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि वो सभी विलेजर्स भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वान सभी विलेजर्स से विलेज की वॉल्स पर चढ़ने के लिए कहता है और फिर तभी कामसिन उसको बताता है कि ऑर्थो और बाकी के एडवेंचरर्स विलेज में नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वान खुद भी विलेज की वॉल्स पर चढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि टील उसको ऐसा करने से रोक देती है। ये देखकर वान डी से ऊपर चढ़कर उसको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है ताकि वो उनको ऑर्डर दे सके। तो हम देखते हैं कि डी विलेज की वॉल्स पर चढ़ जाता है और फिर वो वान को बताता है कि वहाँ पर लगभग 40 आर्मर्ड लिजर्ड्स हैं और वो लगभग 8 मीटर्स के हैं। ये सुनकर वान डी को मेटल बोल्ट्स को बालिस्टा में लोड करके उन पर अटैक करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो नाइट्स आर्म और लो डी से कहते हैं कि आर्मर्ड लिजर्ड्स की टफ स्किन पर नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करेंगे। तो डी उनसे कहता है कि मैंने अपनी हर हारी हुई बैटल को जीता है और हम उसको लगता है कि हमें लॉर्ड वान के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो मेटल बोल्ट्स को बालिस्टा में लोड कर देते हैं और फिर उन लिजर्ड्स पर अटैक करते हैं और उनसे वो लगभग 10 लिजर्ड्स को मार देते हैं और ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब उनके पास हर बालिस्टा के लिए सिर्फ एक ही मेटल बोल्ट बचा होता है और फिर वो उन मेटल बोल्ट से उन लिजर्ड्स पर अटैक करके कुछ और लिजर्ड्स को मार देते हैं, लेकिन अब उनके मेटल बोल्ट्स खत्म हो चुके होते हैं और अब बाकी के लिजर्ड्स विलेज पर अटैक करने के लिए आ रही होती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वान को याद आता है कि उसके बनाए गए नॉर्मल वेपन्स भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर वो डी से वुडन बोल्ट से उन लिजर्ड्स पर अटैक करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि डी वान पर ट्रस्ट करता है और फिर वो उन वुडन बोल्ट से उन लिजर्ड्स पर अटैक करते हैं। तो हम देखते हैं कि उनसे वो लिजर्ड्स मर जाते हैं और ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो उन वुडन बोल्ट से फिर से उन सभी लिजर्ड्स पर अटैक करते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनको कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई होती और अब भी उनके पास काफी सारे वुडन बोल्ट्स बचे होते हैं और फिर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग उन लिजर्ड्स के मटेरियल्स को अलग कर रही होती हैं और फिर वान देखता है कि अब उनके पास काफी सारा मीट होता है और फिर अगले सीन में हम उन सभी को पार्टी करते हुए देखते हैं और वो सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी विलेज चीफ रोंडा से कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई नोबल हमारे साथ इस तरह से एंजॉय कर सकता है। तभी हम वहाँ पर एस्पार्डा को देखते हैं और वो उनसे कहता है कि मुझे लॉर्ड वान को नोबल की तरह एक्ट करना सिखाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वान लिजर्ड के मीट को खाता है और उसको वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर ऑर्थो वान से कहता है कि जब मुझे पता चला कि वो बोट्स भी उन्हीं मटेरियल से बने हैं जिनसे हमारे वेपन्स बने हैं, तो ये सभी कुछ सेंस बनाने लगा। तभी हम देखते हैं कि ये बात डी सुन लेता है कि उन सभी को वान से वेपन्स मिले हैं और फिर वो सभी एडवेंचरर्स डी को वान ने जो उनको वेपन्स दिए हैं उनको दिखाने लगते हैं। तो ये देखकर डी और वो दोनों नाइट वान से उनके लिए भी वेपन्स बनाने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि वो उन वेपन्स को खरीदेंगे। तो वान उनसे कहता है कि मैं तुम सभी के लिए फुल सेट ऑफ इक्विपमेंट्स फ्री में बना दूंगा। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थो वान से कहता है कि अगर हम उन लिजर्ड्स को मर्चेंट को बेचेंगे तो हर लिजर्ड के लिए हमें 20 गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन तब तक उनका मीट खराब हो जाएगा और फिर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन फीस को भी ध्यान में रखें तो हमको हर लिजर्ड के लिए लगभग 8 गोल्ड मिल जाएगा और फिर 40 लिजर्ड्स के लिए उनको 300 से भी ज्यादा गोल्ड मिल जाएगा। तो ये सोचकर वान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी एस्पार्डा वान को बताता है कि अगर विलेज 100 गोल्ड कॉइन से ज्यादा अर्न करता है तो उसका 50% मार्की को टैक्स के रूप में दिया जाएगा और वो इस चीज को सीक्रेट भी नहीं रख सकते क्योंकि इतनी बड़ी सेल को वो नोटिस कर ही लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वान काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर एस्पार्डा वान से कहता है कि हम इसको छिपा नहीं सकते, लेकिन हम कुछ और कर सकते हैं, हम इसे आपके ब्रदर लॉर्ड मुर्शिया को दे सकते हैं। वान उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब कि आर्मर्ड लिजर्ड्स को मारने का क्रेडिट हम उसको दे देंगे। तो एस्पार्डा कहता है कि सही कहा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके विलेज में 2 मर्चेंट्स आते हैं। तो वान विलेज की वॉल से उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर उनसे उनके नाम और उनकी कंपनी का नाम पूछता है। तो एक मर्चेंट उससे कहता है कि मेरा नाम बेल है और मैं मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से हूँ और ये दूसरा पर्सन मेरा भाई रेंगो है। फिर वान उनको विलेज के अंदर बुलाता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वान उन्हें उन आर्मर्ड लिजर्ड्स के मटेरियल्स को दिखाता है और उनको देखकर वो मर्चेंट शॉक हो जाते हैं। वान उनसे पूछता है कि क्या तुम इनको खरीदना चाहोगे। तुम देखते हैं कि वो उसको हाँ बोलते हैं और बेल वान से कहता है कि इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने में 1 महीना लग जाएगा। तो सुनकर वान उससे कहता है कि ये मीट इतना लंबा नहीं टिकेगा, तो तुम इसको फ्री में ले सकते हो, उसके बदले में हमारे पास कुछ वेपन्स है, तो क्या तुम उनको देख सकते हो। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि उन सभी वेपन्स को देखकर वो मर्चेंट उन वेपन्स को वान के प्राइस पर खरीदने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो वान उनको थैंक यू बोलता है। फिर वान उन दोनों से उन वेपन्स को मार्केट करने के लिए भी कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनको वो बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो खुद ही उस विलेज के एक्सक्लूसिव रिटेलर्स बनकर रहना चाहते हैं। तो ये देखकर वान उनसे कहता है कि अगर तुम एक ही जगह से वेपन्स को सेल करते रहोगे तो सभी को पता चल जाएगा कि तुम इन वेपन्स को कहां से ला रहे हो, तो तुमको इनको मार्केट करना चाहिए और अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को फिर से सोचना चाहिए। तो ये सब सुनकर बेल उससे पूछता है कि तो फिर तुम्हारे हिसाब से हमको क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वान उसको विलेज में अपना एक स्टोर खोलने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि उन दोनों को वो आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और
और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वान ने उनके लिए एक शॉप बना भी दी होती है और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पानामेरा और आर्टे भी उनके विलेज तक पहुंच चुकी होती हैं और फिर हम देखते हैं कि एस्पार्डा वान से कहता है कि हमें इस विलेज को एक ऐसा फोर्ट्रेस बना देना चाहिए जिसमें 10,000 लोग रह सके। तो वान उससे कहता है कि क्या हम उसे 1,000 तक नहीं कर सकते। तो एस्पार्डा उससे कहता है कि इस विलेज की डेवलपमेंट की स्पीड को देखते हुए 10,000 भी काफी ज्यादा छोटा गोल है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वान मान जाता है। फिर एस्पार्डा उससे पूछता है कि आप अपने फोर्ट्रेस को किस शेप का बनाना चाहोगे। नॉर्मली फोर्ट्रेस के लिए एक स्क्वायर शेप नॉर्मल होता है। तो वान उससे कहता है कि लेकिन मैं उसको स्टार बनाने का सोच रहा हूँ। उसमें इन्वेडर्स को मेन सिटी तक पहुँचने के लिए कॉर्नर से गुजरना होगा और अगर वो डायरेक्ट कासल की वॉल्स पर अटैक करेंगे तो उन्हें 3 साइड से अटैक को झेलना होगा। हम देखते हैं कि वो बातें कर रहे होते हैं और तभी एक नाइट वहाँ पर आकर वान को बताता है कि काउंट फर्डिनांड की एनवॉय आपसे मिलने आई है। फिर अगले सीन में हम वान को पानामेरा और आर्टे के सामने देखते हैं और फिर वान उन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो पानामेरा भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो हाल ही में वाइकाउंट बनी है और उससे पहले वो एक नाइट थी। फिर आर्टे वान को बताती है कि वो काउंट फर्डिनांड की सबसे यंगेस्ट डॉटर आरूट है। फिर हम देखते हैं कि पानामेरा वान से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वान उससे कहता है कि मेरे हिसाब से तुम यहाँ मेरा फेवर जीतने और एनिमी तक इजी एक्सेस के लिए आई हो। तो सुनकर पानामेरा उससे कहती है कि तुमने सही गेस किया और फिर उसको बताती है कि काउंट फर्डिनांड तुमसे काफी सतर्क हैं क्योंकि तुम उस टेरिटरी के इंचार्ज हो जो कि उनकी काउंटी और किंगडम ऑफ यालानेटा के बीच में है। फिर पानामेरा उससे कहती है कि प्रोडिजी बुलाए जाने के बाद भी तुम्हें निकाल दिया गया तो तुम जरूर एलिमेंटल मेज नहीं होगे। तो वो कहता है कि सही कहा। फिर पानामेरा उससे कहती है कि विलेज जिसमें सिर्फ 100 विलेजर्स थे अब एक फोर्ट्रेस बन गया है और सभी बिल्डिंग्स रिबिल्ट हो गई हैं, तो जरूर तुम्हारे साथ लगभग 5,000 मैन होंगे। हम देखते हैं कि ये सुनकर वान जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वान उसको बताता है कि मुझे सिर्फ कमसिन को ही अपने साथ लाने की परमिशन मिली थी। तो पानामेरा उससे पूछती है कि तो फिर ये बटलर, नाइट और मेड कहाँ से आए। तो हम देखते हैं कि डे उससे कहता है कि लॉर्ड वान के टैलेंट को देखते हुए वो खुद यहाँ पर आया है और फिर एस्पार्डा उसको बताता है कि बूढ़े होने की वजह से वो रिटायर हो गया और अब वो अपनी नॉलेज को वान को शेयर करेगा। और फिर टील उसको बताती है कि नोबल होने के बाद भी वान कॉमनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता और इसीलिए उसने अपनी लाइफ वान को डेडिकेट कर दी है। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर पानामेरा और आरूट शॉक हो जाती हैं और फिर पानामेरा उससे पूछती है कि तो फिर विलेज में ये सब चेंज कैसे हो गए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वान उसे बताने की बजाय दिखाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि एस्पार्डा मैजिक से एक काफी बड़ी अर्थ वॉल बना देता है और फिर वान जाकर उस अर्थ वॉल को फोर्ट्रेस की वॉल की तरह स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर वान जाकर कुछ फाइबर ब्लॉक से एक काफी बड़ा लकड़ी का डोर बना देता है और ये देखकर पानामेरा और आरूट दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर आरूट वान से पूछती है कि तुम्हारा मैजिक एप्टीट्यूड क्या है। तो वान उसको बताता है कि वो प्रोडक्शन मैजिक है जो सबसे बेकार होता है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर पानामेरा वान को बताती है कि उसे वहाँ पर वान को आरूट के साथ मैरिज का ऑफर देने के लिए भेजा गया था, लेकिन हम देखते हैं कि वान उसको मना कर देता है। और फिर पानामेरा वान को बताती है कि लेडी आरूट की शादी एक बच्चे से होने वाली थी जिसे एक विलेज का लॉर्ड बनाया गया है, तो पक्का वो खुश नहीं रहने वाली थी और इसीलिए इस शादी को रोकने के लिए वो यहाँ पर आई थी। फिर वो कहती है कि लेकिन अब मेरी फीलिंग्स बदल गई है, अब मैं चाहती हूँ कि लेडी आरूट की शादी तुमसे ही हो। फिर हम देखते हैं कि वो वान की काफी तारीफ करती है और फिर वो आरूट से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। तो वो कहती है कि लॉर्ड वान काफी अच्छे पर्सन है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानती। तभी वान कहता है कि मेरे लिए शादी के बारे में सोचना अभी काफी जल्दी होगी, ये काफी बड़ा डिसीजन है, तो हमें अच्छे से टाइम लेकर ही इसके बारे में सोचना चाहिए। तो पानामेरा उससे कहती है कि सही कहा, वैसे भी आज रात हम यही रुकने वाले हैं, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वान शॉक हो जाता है। फिर पानामेरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई खाली रूम है। तो वान कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए वो बना देता हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वान ने उनके लिए एक घर बना दिया होता है और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बैठकर खाना खा रही होती हैं और फिर वान आरूट से पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो तुमको पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे क्यूट चीजें अच्छी लगती हैं जैसे कि फ्लावर्स और डॉल। तो वान उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने डॉल के कलेक्शन को मुझे दिखाओगी। तो आरूट कहती है कि मैंने उन्हें कैरेज में छोड़ दिया है, तो मैं कल वो तुमको दिखा दूंगी। तो वान उसको थैंक यू बोलता है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पानामेरा और आरूट अपने घर की तरफ जा रही होती है और वान उनको छोड़ने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि पानामेरा आगे निकल जाती है और फिर आरूट वान से कहती है कि जब मैंने तुमसे मेरी एंगेजमेंट की बात सुनी तो मैं काफी परेशान हो गई थी, लेकिन तुम काफी अच्छे पर्सन हो। और फिर वो वान को थैंक यू बोलकर वहाँ से भागकर चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एस्पार्डा वान को बताता है कि काउंट फर्डिनांडो के लेडी आरूट को यहाँ पर भेजने का मतलब ये है कि शायद वो भी एलिमेंटल मेज नहीं है। तो सुनकर वान कहता है कि मतलब कि वो मेरी तरह ही है। फिर वान उन सभी से कहता है कि आरूट जो भी चाहेगी हम उसको वो करने देंगे, अगर वो वापस नहीं जा सकती तो बिना शादी के भी हम उसको विलेज में रहने देंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आरूट अपने घर में वापस जाती है और फिर पानामेरा उससे कहती है कि हमको कल वापस जाना था, लेकिन क्यों ना हम कुछ दिन यहाँ पर और रुक जाएं। तो हम देखते हैं कि
ये आइडिया उसको काफी पसंद आता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बेड पर लेटी होती है और सोचती है कि कल मैं लॉर्ड वान के साथ कन्वर्सेशन को स्टार्ट करूंगी। और फिर वो कहती है कि काफी समय से मैं अगली सुबह उठने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं हुई हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 4 ऑफ द इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।